इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल और इलीगल दोनों तरह की होती है, पर किसी भी तरह से देखें ये इनसाइडर ट्रेडिंग ही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। अंदरूनी इंफॉर्मेशन रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और अगले गिराव के पहले बाहर निकल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसे इलीगल तरीके से करें, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी, आप उतने ही कम रिस्क में उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्त इसीलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है। डो यानी कि गुथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है कि आप वो हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे टीचिंग की स्टडी कर लेने के बाद आप अक्सर टीचर बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने स्टडी के टॉपिक को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो है पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और उठकर काम पर जाते हैं। पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका बेसिक फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक क्लास में हिस्सा लिया जिसका टाइटल था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को आजमा कर देखना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, पर आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई क्लासेस में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी क्लासेस में हिस्सा लिया है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स डील्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी और कमोडिटी कॉन्शियस बार्गेन करने वालों के लिए और अराजकतावादियों के लिए ऑर्गेनाइज क्लासेस में भी गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की भीड़ थी, पर मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदने के तरीकों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये आर्ट अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में ये बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले सैलरी दें। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत।
अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। ये खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग तुरंत मार्केट जाकर नई कार खरीद लेते हैं या फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। ये कहना मुश्किल है कि 10 स्टेप्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सभी स्टेप्स में से इस स्टेप की विशेषता सबसे मुश्किल है। अगर ये आप में पहले से ही मौजूद न हो तो मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वजह ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप में बांटता है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशियल प्रेशर को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह लेसन सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। जिन लोगों में टॉलरेट करने की शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं जिन बिजनेस क्लास में पढ़ाता हूं, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 स्किल्स सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। इंसान के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, बिजनेस में, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शहर या देश में। ये सभी स्किल्स सेल्फ डिसिप्लिन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें इस प्रिंसिपल को हल्के से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसमें खुद को सबसे पहले पे करें का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था। इस बुक की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, पर हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत ही कम लोग इस सलाह को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नंबर 1 पढ़ने की काबिलियत देती है और नंबर 1 कहानी बता देती है। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत ही देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पे करें के प्रिंसिपल्स का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसे कितना फॉलो करते हैं। एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले पे करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत क्यों होती है। जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है, हर महीने अपने मंथली खर्चों को चुकाने से पहले वे अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की बुक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है, पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में पे करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं, और मैं ये भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंसेस, टैक्स, किराया, खाना, उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में हमारे खुद को सबसे पहले पैसा दे प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महीने आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है।
मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे। वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे जॉब के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। पूरी बुक दरअसल इसी बारे में है। आप में कैश फ्लो के खिलाफ जाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, पर जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी इनकम को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी इनकम नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे एसेट वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो गवर्नमेंट इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल सबसे आखिर में चुकाता हूं, पर मुझ में इतनी फाइनेंशियल समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर लोन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं जो 99% लोगों से ज्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी लायबिलिटीज को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार या टेनेंट कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का रूल यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स को सबसे आखिरी में चुकाता हूं, पर मैं सिर्फ कुछ अनइम्पॉर्टेंट बिल्स ही आखिरी के लिए बचा करके रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और गवर्नमेंट को चीखने देता हूं जब वे सख्त होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम सिर्फ प्रेशर में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब ये है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने एसेट को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो प्रेशर को बढ़ने दें और अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूं, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा इनकम हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे एसेट वाले कॉलम को कोई नुकसान ना पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है सेविंग्स में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग्स को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल्स चुकाने के लिए। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर पसंद ना करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सेफ म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और एवरेज बने रहने की कसम खाई जाए। पर यह खुद को सबसे पहले पे करें प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेशकीमती है।
एक अच्छा ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं वो मेरे द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन से कमाए गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है। मैं इसे पसंद करता हूं जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है। जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा था और तुरंत इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके मार्केट की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। उसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने और अपने करीबी लोगों के साथ रहने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% तक टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और असेट वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। ये फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं पर उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। किसी परियों की कहानी की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो पहले मैं ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना % टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है, पर उसका काम यानी कि बिजनेस रियल एस्टेट का है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंटेंट था, पर उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक बिजनेस को पसंद नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको एजुकेट करने के लिए समय निकालेंगे और वे आपके द्वारा खोजा गया बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये प्योर और सिंपल सा लॉजिक है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स में से एक लोगों का मैनेजमेंट भी है। कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में जूनियर। कई सेकंड रेट मैनेजर सेकंड रेट के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेटर और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपके पास भी होने चाहिए और ये फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 7, इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर बने। ये बिना कुछ दिए पाने की ताकत है। जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकन इंडियंस के कल्चर और ट्रेडिशन से झटका लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे कंबल दे देते थे। गोरे लोग इसे तोहफा समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। इंडियंस को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि गोरे कंबल वापस नहीं करना चाहते थे। इस तरह इंडियन दाता यानी कि इंडियन डोनेटर फ्रेज पैदा हुआ, एक छोटी सी कल्चरल नासमझी के कारण। असेट के कॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिश्ड इन्वेस्टर का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल जाएगा। वे ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है।
इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न इतना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। बैंक $60,000 चाहती थी और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि बोली के साथ $50,000 का चेक भी लगा हुआ था। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं गंभीर था। ज्यादातर इन्वेस्टर कहेंगे कि आप अपना बहुत सा पैसा फंसा नहीं रहे हैं, कैश पर लोन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होता? इसका जवाब है, इस मामले में बिल्कुल नहीं। मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ठंड के महीनों में इसे वैकेशन रेंटल के रूप में इस्तेमाल करती है। जब मौसमी पक्षी एरिजोना से आते हैं और इसे 4 महीनों के लिए $2,500 किराए पर दे देती हैं। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 होता है। मेरा पैसा लगभग 3 सालों में वापस आ गया था। अब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं जो हर महीने मेरी इनकम बढ़ाती रहती है। यही स्टॉक के बारे में किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर मुझे सलाह देता है कि मैं किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊं, क्योंकि उसके विचार से वो कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेयर में तेजी आ जाएगी, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाली है। मैं अपने पैसे को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक लगाए रखता हूं। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, फिर मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव से बेफिक्र हो जाता हूं, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ चुका है और दूसरे एसेट पर काम करने के लिए तैयार है। इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं एक ऐसे एसेट का मालिक बन जाता हूं जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिलता है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसा खोया भी है, पर मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूं जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि एवरेज 10 इन्वेस्टमेंट पर मुझे 2 या 3 में बहुत फायदा होता है, जबकि 5 या 6 में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, और 2 या 3 में मैं घाटा भी खाता हूं। पर मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूं जो मेरे पास उस समय होते हैं। जो लोग रिस्क से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख देते हैं और लॉन्ग टर्म में उनकी सेविंग्स कुछ नहीं से बेहतर ही होती हैं। पर आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे, पर आजकल ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे हर इन्वेस्टमेंट पर एक ना एक चीज मुफ्त होनी चाहिए। एक छोटा रियल एस्टेट, एक मिनी स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, घर, स्टॉक, शेयर्स या ऑफिस बिल्डिंग, और रिस्क भी लिमिटेड होना चाहिए। इस टॉपिक पर इतनी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैकडॉनल्ड के मशहूर रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के साथ आने वाला रियल एस्टेट मुफ्त मिलता था। तो समझदार इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या एसेट आता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 8, एसेट से लग्जरी की चीजें खरीदी जाती हैं। फोकस करने की शक्ति। मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो। 16 साल की उम्र में उसे अपनी कार चाहिए थी। बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है। यह लड़का अपनी सेविंग्स में से पैसे निकालकर कैश में कार खरीदना चाहता था। ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सलाह मांगी, आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? इसके जवाब में मैंने कहा, कुछ समय के लिए तो ठीक है, पर लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे की कार पाने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्तियां जल गई और वो तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। 2 महीने बाद मुझे वो दोस्त फिर मिला। क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई? मैंने पूछा। नहीं, उसे नहीं मिली, पर मैं गया और उसे कार के लिए $3,000 दे दिए। मैंने उससे कहा कि वो अपने कॉलेज के पैसे के बजाय मेरे पैसे का इस्तेमाल करे। मैंने कहा, यह तो आपकी उदारता है। नहीं, उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है। मैंने आपकी सलाह मान ली और उसकी कार खरीदने की इच्छा के साथ सीखने की शर्त भी रखी है। शर्त क्या है? मैंने पूछा। पहले तो हमने आपके कैश फ्लो गेम का सहारा लिया। हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तेमाल पर एक लंबा विचार विमर्श किया। फिर मैंने उसे वॉल स्ट्रीट की जर्नल की मेंबरशिप दिलवा दी और स्टॉक मार्केट पर कुछ किताबें भी दिलवाईं।
फिर दिक्कत कहां थी? मैंने उससे कहा कि $3000 उसके हैं, पर वो उनसे सीधे कार नहीं खरीद सकता। वो इनसे स्टॉक खरीद और बेच सकता है, खुद का ब्रोकर ढूंढ सकता है, और एक बार वो इन $3000 के $6000 बना लेता है तो वो अपनी कार खरीद सकता है, और बाकी के $3000 उसके कॉलेज फंड में जाएंगे। मैंने पूछा, और इसका नतीजा क्या निकला? वो शुरुआत में किस्मत वाला रहा, पर कुछ दिनों बाद उसने अपने प्रॉफिट की सारी रकम खो दी। तब वो सचमुच इंटरेस्ट लेने लगा। आज चाहे वो $2000 के नुकसान में है, पर उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। उसने मेरे द्वारा खरीदी गई सारी किताबें पढ़ डाली हैं, और ज्यादा किताबों की खोज में लाइब्रेरी भी गया। वो मन लगाकर वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है, सिग्नल्स या इंडिकेटर्स पर नजर रखता है, और एमटीवी के बजाय एनबीसी देखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, पर उसकी रुचि आसमान को छू रही है। वो जानता है कि अगर वो इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा। पर उसे इसकी कोई खास चिंता नहीं है। अब उसे कार हासिल करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे एक ऐसा गेम मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा आनंद मिलता है। क्या होगा अगर वो सारा पैसा हार जाता है? मैंने पूछा। जब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि वो अभी सारा पैसा हार जाए, बजाय इसके कि वो हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे। और इसके अलावा मैं तो ये मानता हूं कि उसके एजुकेशन पर खर्च किए गए ये बेस्ट $3000 थे। जो वो सीख रहा है वो जिंदगी भर उसके काम आएगा, और वो पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है। मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है। जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पे करे वाले सेक्शन में कहा था कि अगर कोई इंसान सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि वो कभी अमीर बनने की कोशिश ना करे। थ्योरी के हिसाब से एसेट वाले कॉलम से कैश फ्लो डेवलप करने का प्रोसेस आसान नजर आता है, पर इसमें पैसे को दिशा देने की मेंटल सहन शक्ति की जरूरत होती है, जो मुश्किल साबित होता है। बाहरी अट्रैक्शन और लालच के कारण आज खरीदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा ही उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक ताकत के कारण ही वो पैसा सबसे कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर बह जाता है। ये गरीबी और फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण है। मैंने फाइनेंशियल समझदारी का यहां एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि पैसे से ज्यादा पैसे कमाने की एबिलिटी को जाना जा सके। अगर हम 100 लोगों को साल के शुरू में $10,000 दे दें तो साल के अंत में क्या होगा? 80 के पास कुछ भी नहीं बचेगा। असल में कई तो ज्यादा कर्ज में दबे होंगे, क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसीआर या छुट्टियों के लिए कैश पैसा दिया होगा। 16 ने उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ाया होगा। 4 ने इसे $20,000 या लाखों तक बढ़ाया होगा। हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार में यह सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। मैं भी हर इंसान की तरह लग्जरी चीजों को पसंद करता हूं। फर्क यह है कि कई लोग इन चीजों को कर्ज लेकर खरीदते हैं। ये पड़ोसियों से मुकाबला करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुलाकर लोन ले लेता, पर मैंने लायबिलिटी वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाय एसेट वाले कॉलम पर फोकस रखा। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इच्छा से इंस्पायर होता हूं कि किस तरह उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे जुटा सकूं। आजकल अक्सर हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए लोन लेने पर फोकस करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान नहीं लगाते। ये रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है, पर लंबे समय में यह बहुत मुश्किल साबित होता है। ये एक ऐसी बुरी आदत है जो हम में इंसानों के रूप में और देश के रूप में भी है। याद रखें कि आसान रास्ते अक्सर मुश्किल बन जाते हैं और मुश्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं। जितनी जल्दी आप खुद को और अपने करीबी लोगों को पैसे के रूलर के रूप में ट्रेन कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके ऊपर राज करेगा। यह आपसे ज्यादा स्मार्ट होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पैसे के ऊपर राज करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसके गुलाम होने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। यही फाइनेंशियल समझदारी है। नंबर 9,
हीरो की जरूरत, मिथक यानी कि झूठी बात की ताकत। जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैक आयरन और योगी बेरा का बहुत बड़ा फैन था। वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी संभाल कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी स्कोर जानता था, उनके बैटिंग का एवरेज, उन्हें मिलने वाले पैसे और वे किस तरह से बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब बेसबॉल खेलने के लिए मैं मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे। ये सीखने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने हीरोज को खो देते हैं। हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूं। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आइडियल हीरोज को कॉपी करना नॉलेज पाने का सच्चा और पावरफुल तरीका है। और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का हीरो बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। यह किसी कोर्ट केस से ज्यादा होता है। एक आइडियल हीरो को खो देना होता है। एक ऐसा इंसान जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे हीरो बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैकब्सन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट को कॉपी करता हूं और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे हीरोज में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके फिगर्स उसी तरह जानता हूं जिस तरह अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के फिगर्स जानता था। जब वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं उनको फॉलो करता हूं और मार्केट के बारे में, उनके नजरिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं पीटर लिंच की बुक भी इसलिए पढ़ता हूं ताकि स्टॉक चुनने की उनकी टेक्निक को मैं समझ सकूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ता हूं ताकि ये जान सकूं कि वे किस तरह डील्स करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद के रोल में नहीं था, उसी तरह जब मैं मार्केट में उतरता हूं या मैं कोई डील करता हूं तो मैं सबकॉन्शियसली ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूं। या जब मैं किसी ट्रेंड को एनालाइज करता हूं तो मैं उसे इस तरह देखता हूं जैसे पीटर लिंच ये काम कर रहे हों। आइडियल हीरो होने से हम अपनी हाईएस्ट टैलेंट के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आइडियल हीरो हमें इंस्पायर करने से भी ज्यादा काम करते हैं। वे चीजों को ज्यादा आसान बना देते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आइडियल हीरो की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा, देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी टीचर थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वो सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, पर शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूं कि वे कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, और उनके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और एजुकेशन भी। वे देने के प्रिंसिपल में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। वे हमेशा कहा करते थे कि जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूं तो वो ये विचार यही होगा कि जब आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दें। बाद में वो बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। ये पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा, पर मैंने ऐसा किया है और इससे फायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूं कि लेने देने का प्रिंसिपल सही है, और इसलिए मैं वही चीज देता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूं, और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी और आदमी की कोई चीज बेचने में मदद कर देता हूं और मेरी सेल्स बढ़ जाती है।
अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहता हूं और मैं किसी और के कॉन्टैक्ट बढ़ाने में मदद कर देता हूं, और जादू की तरह मेरे भी कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, भगवान को कुछ नहीं चाहिए पर इंसान को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा था कि अगर कोई इंसान अमीर है तो वो दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज दे रहा है। मेरे जीवन में, मेरे तमाम सालों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है, तो मैंने पहले अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूं, और फिर इसे देने का फैसला किया है। और जब मैंने दिया है तो ये हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। ये मुझे उस आदमी की कहानी याद दिलाता है जो सर्दियों की ठंडी रात में लकड़ियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियां तुम्हारे अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, सेल्स और कॉन्टैक्ट्स की बात आती है तो हर इंसान को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दें और ये कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। कई बार यही सोचने का प्रोसेस कि मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं, मेरे अंदर उदारता का भाव आने लगता है। जब भी मैं ये देखता हूं कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूं, और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका दर्पण है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूं, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूं। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वो मैं नहीं चाहता था। पर करीबी जांच और सेल्फ एनालिसिस से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने टीचर्स को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने यंग लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलट कर देखता हूं कि ये सीखने वालों की अपनी नॉलेज के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं, पर उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है। आपको बस करना इतना ही है कि आप उदार हो जाएं और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार हो जाएंगी। और एक से बढ़कर एक लेसन्स देता हुआ चैप्टर 9 यहीं पर रुकता है। चैप्टर नंबर 10, और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 स्टेप से संतुष्ट ना हो। उनकी नजर में ये फिलॉसफी ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। मैं मानता हूं कि फिलॉसफी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की काम की बातें हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं पर करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों तरह के लोगों का कॉम्बिनेशन हूं। मैं नए विचारों को पसंद करता हूं और मैं काम करना भी पसंद करता हूं। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, छुट्टी लें और ये असेस करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की डेफिनेशन यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग रिजल्ट की उम्मीद करें। जो कामयाब नहीं हो रहा है वो करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए आइडियाज की तलाश करें। नए इन्वेस्टमेंट के विचारों के लिए मैं किताबों की दुकान में जाता हूं और अलग अलग और अनूठे सब्जेक्ट्स पर किताबें ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूं। मैं कैसे करे किताबें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज की किताब द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वो बुक खरीदी और पढ़ डाली। तुरंत काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो बुक में कहा गया था। मैंने हर स्टेप बुक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के डील्स के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तुरंत स्टेप नहीं उठाते हैं, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसे फॉलो करना बिल्कुल बेकार है।
मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने ऐसा कभी करके नहीं देखा था। किसी ऐसे इंसान को खोजें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, बिजनेस की बारीकियां समझें। अपने 16% के सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खोजा। मैंने पाया कि वो भी इनमें इन्वेस्ट करती है। तुरंत ही मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया। उसने एक्साइटेड होकर मुझे समझा दिया कि इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई जहां मैं इस तरह की डील कर सकता था। अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से 2 बड़ी प्रॉपर्टी को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16% के रेट से इंटरेस्ट कमा रहा हूं। मुझे बुक पढ़ने में 1 दिन लगा, स्टेप उठाने में 1 दिन लगा, लंच में 1 घंटा लगा और 2 बड़े डील्स करने में सिर्फ 1 दिन लगा। क्लासेस में हिस्सा लें और कोर्सेस खरीदें। मैं न्यूज़पेपर में नई और इंटरेस्टिंग क्लासेस की खबर खोजता रहता हूं। इनमें से कई तो मुफ्त होती हैं या उनकी फीस भी बहुत कम होती है। मैं जो सीखना चाहता हूं उस टॉपिक पर मैं महंगे सेमिनार्स में भी जाता हूं। मैं इसलिए अमीर हूं और मुझे इसलिए जॉब करने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के कोर्सेस में हिस्सा लिया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा हूं। वे आज भी वही काम कर रहे हैं। हमेशा ऑफर देते रहें। जब भी मैं कोई रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं कई प्रॉपर्टीज देखता हूं और आमतौर पर एक ऑफर लिख देता हूं। अगर आप नहीं जानते कि सही ऑफर क्या होना चाहिए तो ये मैं भी नहीं जानता। ये तो रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर बना देते हैं, मैं कम से कम काम करता हूं। मेरी एक दोस्त चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं। एक शनिवार को वो, उसका एजेंट और मैं गए और हमने 6 अपार्टमेंट हाउस देखे। 4 तो घटिया थे पर 2 अच्छे थे। मैंने उससे कहा कि वो सभी 6 पर ऑफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आधी का ऑफर दे। ये सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा। उनके हिसाब से ये बदतमीजी होती और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता था। पर मैं असल में नहीं सोचता कि एजेंट इतना हार्डवर्क करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेहतर सौदे की तलाश में चले गए। उन्होंने कभी कोई ऑफर नहीं दिया और वो आज भी सही कीमत पर सही डील के लिए भटक रही है। आप नहीं जानते कि सही कीमत क्या है जब तक कि सौदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी न हो। ज्यादातर बेचने वाले बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। ये बहुत कम ही होता है कि कोई बेचने वाला असल में ऐसी कीमत मांगे जो रियल वैल्यू से कम हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऑफर देना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टर नहीं होते उन्हें समझ नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना मुश्किल होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था। मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत कितनी कम थी। अगर मुझे 10 जानवरों का भी ऑफर किया होता तो मैं खुश हो गया होता। ऑफर की कीमत से नहीं, बल्कि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रॉपर्टी में रुचि रखता है। इसके जवाब में मैं पूरे के पूरे जानवर के फार्म को हासिल करने की कोशिश करता। तो ये खेल इस तरह से खेला जाता है। खरीदने और बेचने का यह खेल बड़ा मजेदार होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यह मजेदार है और यह सिर्फ एक खेल है। ऑफर देते रहें, कोई तो कभी हां कहेगा। और मैं हमेशा अपने ऑफर के बचाव के लिए एक लाइन डाल देता हूं। रियल एस्टेट में मैं हमेशा अपने ऑफर में लिखता हूं कि बिजनेस पार्टनर की सहमति के बाद ही यह समझौता फाइनल माना जाएगा। मैं ये कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मेरी बिजनेस पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर को मान लेते हैं और मैं सौदा नहीं करना चाहता तो मैं घर फोन लगाता हूं और अपनी बिल्ली से बात कर लेता हूं। मैं ये अजीबोगरीब किस्सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये जान सकें कि यह खेल कितना आसान है। ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उन्हें काफी गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छा सौदा खोजना या सही बिजनेस ढूंढना, सही लोग या सही इन्वेस्टर ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह ही है। आपको मार्केट में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। कई ऑफरों का जवाब देना होता है, चर्चा करनी होती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी कई अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं। पर जब तक आप सिंडी क्रॉफर्ड या टॉम क्रूज नहीं हो, मैं सोचता हूं कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप मार्केट में जाएं, चाहे सुपरमार्केट में ही चले जाएं, खोजें
ऑफर दें, रिजेक्ट करें, बार्गेनिंग करें और एक्सेप्ट करें। यह जिंदगी में हर चीज के बारे में रिपीट किया जाने वाला प्रोसेस है। महीने में एक बार किसी फिक्स जगह से 10 मिनट तक जॉगिंग करते हुए या टहलते हुए या गाड़ी चलाते हुए निकले। मैंने अपने कुछ बेहतरीन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो जॉगिंग करते समय ही खोजे हैं। मैं 1 साल तक किसी भी फिक्स दायरे में जॉगिंग करता था। मैं बदलाव को देखता रहता था। किसी भी डील में फायदे के लिए 2 एलिमेंट का होना जरूरी है, एक तो डील और दूसरा बदलाव। हालांकि सौदे तो बहुत से होते हैं, पर बदलाव को भांप लेने से सौदा एक फायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूं तो मैं जॉगिंग करने के लिए ऐसी जगह चुनता हूं जहां मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बार बार उसी जगह के चक्कर लगाने से मैं वहां हो रहे छोटे छोटे बदलावों को देख सकता हूं। मैं ऐसे रियल एस्टेट के साइन बोर्ड को भी भांप लेता हूं जो वहां लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सौदा करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक होगा। मैं जाते हुए ट्रकों को भी देखता रहता हूं और आते हुए ट्रकों पर भी नजर लगाए रहता हूं। मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूं। मैं पोस्टमैन से भी बात करता हूं। उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकारी होती है। मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूं, खासकर ऐसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं। मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्कर लगाता हूं कि सुधार के लक्षण कहां नजर आ रहे हैं। मैं रिटेलर से बात करता हूं, खासकर नए दुकानदारों से, और उनसे पूछता हूं कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं। इसके लिए महीने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूं जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं या इसी तरह का कोई दूसरा काम कर रहा होता हूं, जैसे स्टोर आने या जाने का काम। स्टॉक के मामले में मुझे पीटर लिंच की बुक बीटिंग द स्ट्रीट इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फॉर्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली है। मैंने पाया है कि कीमत बढ़ने के प्रिंसिपल हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो। नया पालतू कुत्ता हो, नया घर हो, नया जीवन साथी हो या लॉन्ड्री के डिटर्जेंट पर बार्गेनिंग हो, प्रोसेस लगभग वही रहता है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलाशना होता है। कस्टमर हमेशा गरीब क्यों रहेंगे? जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है, जैसे टॉयलेट पेपर की, तो कस्टमर दौड़कर स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे आमतौर पर क्रैश या उतार या सुधार कहा जाता है, तो कस्टमर इससे दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो कस्टमर कहीं और जाकर खरीदारी करते हैं। जब स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो कस्टमर खरीदना शुरू कर देते हैं। सही जगहों पर खोजें। मेरे पड़ोसी ने कॉन्डोमिनियम यानी कि रियल एस्टेट $1 लाख में खरीदा। मैंने उसके बगल में वैसा ही कॉन्डोमिनियम $50,000 में खरीदा। उसने मुझे बताया कि वो कीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उससे कहा कि फायदा खरीदते समय होता है, न कि बेचते समय। उसने एक ऐसे रियल एस्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। मैंने एक बैंक के फोरक्लोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी। मैंने एक क्लास में $500 की फीस देकर यह सीखा था कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। मेरे पड़ोसी का विचार था कि रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट की क्लास के लिए $500 की फीस बहुत महंगी थी। उसने कहा कि उसके पास न तो इतने पैसे हैं और ना ही समय, इसलिए अब वो कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैं पहले तो उन लोगों की तलाश करता हूं जो खरीदना चाहते हैं, फिर मैं उस आदमी को ढूंढता हूं जो बेचना चाहता है। मेरा एक दोस्त एक जगह प्लॉट ढूंढ रहा था। उसके पास पैसा था पर समय नहीं था। मैंने भी ढूंढना शुरू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूरत से बड़ा जमीन का टुकड़ा मिल गया। मैंने इसे एक ऑप्शन के साथ जोड़ दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ऑफर दिया। उसे जमीन का छोटा टुकड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी जरूरत का टुकड़ा उसे बेच दिया और जरूरत खरीद ली। जमीन का बाकी बचा टुकड़ा मैंने मुफ्त ही अपने पास रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसलिए वे कम सामान की ज्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े मौके नहीं मिलते। इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। दुकानदार ज्यादा सामान खरीदने वालों को डिस्काउंट देते हैं और वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन ज्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। अगर आप भी कम खर्च करते हो तो भी आपको हमेशा बड़े विचारों को ही सोचना चाहिए। जब मेरी कंपनी को कंप्यूटर खरीदने थे तो मैंने अपने बहुत से दोस्तों से फोन पर पूछा
कि क्या उन्हें भी कंप्यूटर खरीदना है। हम सब मिलकर कई डीलरों के पास गए और एक बढ़िया डील कर ली, क्योंकि हमें बहुत से कंप्यूटर खरीदने थे। मैंने यही शेयरों के साथ भी किया है। छोटे लोग हमेशा छोटे ही रहेंगे क्योंकि उनकी सोच छोटी है। अकेले काम करें या फिर काम ही ना करें। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स तब तक अमीर नहीं हुए थे जब तक 60 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गंवा दिया था। बिल गेट्स 30 साल से भी कम उम्र में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एक्टिव होना हमेशा इनएक्टिव होने को हरा देता है। मैं मौके की पहचान के लिए कुछ चीजें हैं जो करता आया हूं और अब भी कर रहा हूं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं किया और करो। जैसा इस बुक में कई बार दोहराया जा चुका है, असेट के रिवॉर्ड को पाने से पहले आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो काम पर जुट जाएं अभी से ही। और इन्हीं कुछ लर्निंग्स के साथ में चैप्टर 10 यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि इस चैप्टर की जितनी भी लर्निंग्स हैं उन्हें नोट कर लें, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे कंक्लूजन की ओर। सिर्फ $7,000 में कॉलेज की एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी यानी कि इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अब जब ये बुक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक आखिरी विचार बांटने जा रहा हूं। इस बुक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की आम प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रेनिंग के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंतिम एग्जाम्पल के रूप में पेश कर रहा हूं जिससे कई परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी एजुकेशन का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की बचत करना कितना मुश्किल था। वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। ये 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट दुर्दशा में था। लोग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने साथी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वो एक घर खरीद ले। ये विचार उसे कुछ कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मेन चिंता यही थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना कैश नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक एक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए यानी कि चूज करने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे, जहां उसकी जॉब उसका इंतजार कर रही थी। वो $1,02,000 चाहता था, पर हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसने तुरंत इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना जॉब वाला आदमी भी उसे बैंकर के अप्रूवल के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था। मेरे दोस्त को सिर्फ बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कि कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का फर्क था, यानी कि लोन के अमाउंट से माइनस किया हुआ अमाउंट। $79,000 माइनस $72,000 इज इक्वल टू $7,000। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें लोन की इंस्टॉलमेंट भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने 125 यानी कि $125 आने लगे। उसका प्लान था कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले एक्स्ट्रा $125 का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा
तो उसके पास हर महीने $800 की इनकम होगी। अगर उसकी मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 यानी कि $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उसे पसंद करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूं, और मैंने कहा कि वो इसे 1031 टैक्स फ्री एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 एक्स्ट्रा आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इस एक्स्ट्रा पैसे को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के अंदर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वो कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे लगभग $3,30,000 का चेक मिला, जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा इनकम होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसका $400,000 का गोल आसानी से हासिल हो जाएगा। इसके लिए उसे शुरुआत में सिर्फ $7,000 और थोड़ी सी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है जो वो हासिल करना चाहते हैं, और वो अपने ओरिजिनल कैपिटल का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसने सी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट की हुई है। इस सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के कारण अब वो जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए, पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। ये विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की स्किल अभी नहीं सीखी है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने थॉट्स को बदल लें। हर सेल्फ मेड आदमी ने छोटे स्केल पर एक थॉट से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अप्लाई होता है। शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ डॉलर ही काफी हैं और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो जिंदगी भर किसी बड़ी डील के पीछे भागते रहते हैं या बड़ी डील के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, पर मेरी नजर में यह मूर्खता है। ज्यादातर मैंने नासमझ इन्वेस्टर्स को अपना बड़ा अंडा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे सिटीजन हो सकते हैं, पर वे अच्छे इन्वेस्टर नहीं थे। पैसे के बारे में एजुकेशन और बुद्धि इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरुआत करें, कोई बुक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, प्रैक्टिस करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी ज्यादा कम समय में $5,000 को $10 लाख की प्रॉपर्टी में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 यानी कि $5,000 का कैश फ्लो आता है। पर मैंने ये बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसलिए एनकरेज करता हूं क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपना मैसेज बहुत क्लियर तरीके से पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का फैसला इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। एक बहुत बढ़िया बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका टाइटल ये नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। ये सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सेफ गेम खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट कियोसाकी का एक एजुकेशनल कमर्शियल। 3 तरह की इनकम। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग तरह की इनकम होती है। एक अर्न्ड इनकम, दूसरा पैसिव इनकम और तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सिक्योर जॉब खोजो, तो वे मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्न्ड इनकम के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में पैसिव इनकम रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से हासिल होती है।
पोर्टफोलियो इनकम पेपर एसेट से मिलती है। पेपर एसेट्स यानी कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड।